गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था रिस्क कंसिडर्ड वाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। तो देखिए इस तरह के रिस्क होते हैं जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि अगर हम जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्क है ना। उस रिस्क को मेज़र करने वाला कोई नहीं होता, सोचने वाला, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट नहीं हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में कई एक्सपर्ट हैं, जैसे ट्रस्टी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, सब्सक्राइब और जो इसके कस्टडियन होते हैं, है ना, कई पर्सन हैं, कई एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं जो कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, इन रिस्क को। लेकिन फिर भी मार्केट में इतने टाइप के रिस्क हैं, इन रिस्क को जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बियर करना पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट आता है सेबी गाइडलाइंस रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड, कि सेबी ने क्या क्या गाइडलाइंस इशू करी हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, या म्यूचुअल फंड जो ट्रस्ट है उसके लिए। तो म्यूचुअल फंड जो अब रेगुलेट किया जा रहा है, गवर्न किया जा रहा है, वो सेबी के द्वारा किया जा रहा है, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन एक्ट 1996। और सेबी ने 4 टायर सिस्टम इसके अफेयर्स को मैनेज करने के लिए वो जो है वो स्टार्ट किए हैं, जिसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि देयर आर 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, 4 पर्सनस हैं, है ना, 4 पार्ट्स हैं, 4 टायर्स हैं जो कि म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। उसमें एक आता है स्पॉन्सरिंग कंपनी, ट्रस्टी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कस्टडियन, है ना। ब्रीफ में इसका मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। आप देखिए जो सेबी रेगुलेशन एक्ट है 1996, वो क्या बताता है इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहला स्पॉन्सर, जैसे मैंने पहले बताया था, स्पॉन्सर क्या होता है, जैसे किसी भी कंपनी को प्रमोट करने वाला एक प्रमोटर होता है जो स्टार्ट करता है ना। उसी तरह से जो म्यूचुअल फंड है उसको स्टार्ट करने वाला एक पर्सन या कोई कंपनी भी हो सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्सर। तो एसबीआई रेगुलेशन एक्ट 1996 डिफाइंस स्पॉन्सर एज एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु एक्टिंग अलोन, जो या तो अकेले काम कर रहा है या कॉम्बिनेशन विद अनदर बॉडी कॉर्पोरेट, किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ काम कर रहा है, एस्टेब्लिशेस अ म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड को एस्टेब्लिश करता है। इन अदर वर्ड्स, म्यूचुअल फंड इज़ लॉन्च्ड बाय अ कंपनी आइदर पब्लिक और प्राइवेट, है ना, कि जो म्यूचुअल फंड है वो क्या है, एक इज़ लॉन्च्ड बाय अ कंपनी, एक कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड को किसने स्पॉन्सर किया, एसबीआई ने, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एलआईसी म्यूचुअल फंड को किसने स्पॉन्सर किया, एलआईसी ने, है ना। इसी तरह से जो स्पॉन्सर हैं वो कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन या कोई पर्सन भी हो सकता है, या कोई पर्सन विद एनी अनदर बॉडी कॉर्पोरेट। अब देखिए ये कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं जो इनको फॉलो करनी होती हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन एंड फीस, जो भी स्पॉन्सर होगा उसको एक एप्लीकेशन फिल करनी होगी, और एप्लीकेशन के साथ उसको रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, सेबी के पास एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, उसके साथ उसको डिपॉजिट करानी होती है, जो कि है 5 लाख रुपीज़, है ना। एप्लीकेशन फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो इनको डिपॉजिट करानी होती है। एंड स्पॉन्सर मस्ट फर्निश ऑल इंफॉर्मेशन एंड गिव क्लैरिफिकेशन एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड, जो बोर्ड कहता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन भी इनको प्रोवाइड करनी है। तो एक तो ये कंडीशन है। सेकंड देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि स्पॉन्सर कौन हो सकता है। तो स्पॉन्सर को सर्टिफिकेट मिलेगा रजिस्ट्रेशन का अगर वो ये कंडीशंस पूरी करेंगे। सबसे पहला, उनका पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड है वो साउंड होना चाहिए, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, कि उनकी जो रेपुटेशन है, उनकी जो इमेज है वो अच्छी होनी चाहिए। तो फेयर रिकॉर्ड होना चाहिए उनका पिछले 5 साल का। सेकेंड, इन केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड, कि आपका पहले से कोई म्यूचुअल फंड चल रहा है ना, तो फिर आपको इज़ इन फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, और जो ट्रस्ट है उसको अप्रूवल मिलना चाहिए बोर्ड की तरफ से, ठीक है। थर्ड सिचुएशन है स्पॉन्सर 40%, थर्ड कंडीशन है स्पॉन्सर ने जो एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके नेटवर्थ के 40% उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो, मतलब 40% इन्वेस्टमेंट स्पॉन्सर करे। और ट्रस्टी हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द स्पॉन्सर, स्पॉन्सर अब खुद तो काम नहीं कर सकता, तो उस स्पॉन्सर जो है वो ट्रस्टी को अपॉइंट करेगा, जो कि उनके म्यूचुअल फंड की जो भी एक्टिविटीज़ की जानी हैं या जो फॉर्मेलिटीज़ करनी है वो ट्रस्टी करेगा। और इसी तरह से एएमसी भी अपॉइंट किया जाता है इनके फंड्स को मैनेज करने के लिए, या वेयर टू इन्वेस्ट, है ना, का क्या करना है, कैसे करना है। और एक कस्टडियन रखा जाता है ताकि वो जो सिक्योरिटीज़ हैं या जो गोल्ड है उनकी कस्टडी करे, उसके लिए अपॉइंट किया जाता है। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये पूरा करने के बाद उनको देखो थर्ड पार्ट, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, फिर उनको सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। द बोर्ड में रजिस्टर द म्यूचुअल फंड एंड ग्रांट ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म बी, फॉर्म बी में इनको सर्टिफिकेट दे सकता है स्पॉन्सर को, अगर ये 5 लाख रुपए की फ़ीस जो है वो
बोर्ड को पे कर देते हैं और ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देते हैं। एंड म्यूचुअल फंड शैल पे बिफोर 15 अप्रैल ईच ईयर। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हर साल 15 अप्रैल को उनको पे करना होता है, एक सर्विस चार्ज होता है, सर्विस फ़ी एज स्पेसिफाइड इन सेकेंड शेड्यूल, जो कि 2.5 लाख से 7.5 लाख हो सकता है, डिपेंड करता है नेट एसेट के ऊपर कि कंपनी की नेट एसेट, म्यूचुअल फंड जो ट्रस्ट है उसकी नेट एसेट कितनी है। तो ये 3 कंडीशन है स्पॉन्सर के लिए। स्पॉन्सर को ये 3 कंडीशन पूरी करनी होती हैं और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब देखिए सेकंड पर्सन है ट्रस्टी, है ना। अब ये देखो ट्रस्टी कौन है। जैसे बताया जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर रजिस्ट्रेशन करवाएगा और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एक ट्रस्टी वो बताता है, इसमें भी बताता है कि हु विल बी द ट्रस्टी। जो पर्सन, एक पर्सन हो सकता है या कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, जो कि इनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको हैंडल करेगा, या सारे काम को संभालेगा, सिक्योरिटीज़ को भी और बाकी कामों को भी। तो सेबी म्यूचुअल फंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 99 ने डिफ़ाइन किया कि ट्रस्टी इज़ अ पर्सन एज अ पर्सन हु होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड की प्रॉपर्टी को संभालेगा इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिट होल्डर्स के बेनिफिट्स के लिए, एंड इंक्लूड्स अ ट्रस्टी कंपनी एंड द डायरेक्टर्स ऑफ द ट्रस्टी कंपनी, है ना। इसमें ट्रस्टी कंपनी भी आती है और ट्रस्टी कंपनी के डायरेक्टर्स भी आते हैं। अब देखिए ये कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि रेगुलेशन 14 क्या बताता है कि म्यूचुअल फंड शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट, है ना। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट ही है, ट्रस्ट की फॉर्म में ही कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और इसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं शैल बी इन फॉर्म ऑफ डीड ऑनली, है ना। उसकी एक डीड होनी चाहिए जो रजिस्टर्ड हो अंडर प्रोविज़न ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, एग्जीक्यूटेड बाय स्पॉन्सर। एग्जीक्यूटेड मतलब संपन्न, जैसे मैंने लिखा भी है कि मतलब प्रोसेस को पूरा तो ये स्पॉन्सर करेंगे इन फेवर ऑफ ट्रस्टी, जिसमें ट्रस्टी का नाम लिखा जाएगा इन सच एन इंस्ट्रूमेंट के अंदर नाम किसका लिखा होगा, ट्रस्टी का, लेकिन एक्टिविटी को किसने एग्जीक्यूट किया, स्पॉन्सर ने। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि ट्रस्टी कौन है, एक पर्सन है ना, जो कि म्यूचुअल फंड की जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करते हैं। वो देखते हैं कि जो भी काम हो यूनिट होल्डर के बेनिफिट का होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं, इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक दिखा हुआ है डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज ट्रस्टी, कि कौन ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकता या कौन हो सकता है। ये कुछ क्वालिफिकेशन दी हुई हैं कि एक ऐसा पर्सन, ही इज़ अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, मतलब एक जो पर्सन है वो एबल होना चाहिए ट्रस्टी बनने की, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सेकंड, हैज़ नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मोरल टर्पिट्यूड, कि मॉरल वायलेंस जो है, वायलेंस ऑफ सेंटिमेंट्स, इस तरह का गिल्टी वो नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर कोई मतलब कोर्ट केस ना चल रहा हो। एंड हैज़ नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी इकोनॉमिक ऑफेंस, कोई इकोनॉमिक ऑफेंस, कोई फ्रॉड भी उसने ना किया हो, है ना। एंड हैज़ फर्निश पर्टिकुलर्स एज स्पेसिफाइड इन फॉर्म सी में जो क्वालिफिकेशन दी हुई है वो सारे पर्टिकुलर्स उसके पूरे हो गए हों। एंड नो एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड नो डायरेक्टर या ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंट एज ट्रस्टी, कि कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ट्रस्टी नहीं बन सकती, या उसका कोई मेंबर या उसका कोई डायरेक्टर, है ना, कोई भी इस तरह का पर्सन ट्रस्टी नहीं बन सकता। And no person who is appointed as trustee of a mutual fund shall be eligible to be appointed as a trustee of any other mutual fund, मतलब आप किसी म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी हो तो आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी नहीं हो सकते। एंड 2/3 ऑफ द ट्रस्टी, तो जितने भी ट्रस्टी आपने अपॉइंट किए उसका 2/3 इंडिपेंडेंट पर्सन होने चाहिए, एंड किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं होने चाहिए, ना तो वो स्पॉन्सर के साथ और ना ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ। इन केस कंपनी इज़ अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी, अगर कोई कंपनी ट्रस्टी की तरह अपॉइंट हो जाती है तो उसके डायरेक्टर भी ट्रस्टी की तरह काम कर सकते हैं, है ना। तो डायरेक्टर भी काम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो कि म्यूचुअल फ़ंड के फेवर का ना हो या म्यूचुअल फ़ंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद देखिए ये था हमारा कुछ कि डिसक्वालिफिकेशन या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ट्रस्टी की। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटीज़, है ना, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ट्रस्टी, लायबिलिटीज़ ऑफ ट्रस्टी। तो देखिए ट्रस्टी का क्या राइट है, क्या ड्यूटी है। ड्यूटी यही है कि इन्वेस्टर्स की जो मनी है वो उसको सेफ़ रखेगा, जो भी काम वो करेगा वो ये देखेगा कि इससे यूनिट होल्डर्स को, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई नुकसान ना हो, है ना, और उनकी प्रॉपर्टी को वो संभाल के रखेगा। अब देखिए
सबसे पहला, ट्रस्टी एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी शैल विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड के अप्रूवल से, दोनों के पास अप्रूवल होना चाहिए बोर्ड का, तभी वो इस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले उनको सेबी की परमिशन होनी चाहिए। सेकंड, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट शैल कंटेन सच क्लोज एज आर मेंशन्ड इन द 4th शेड्यूल, कि जो भी एग्रीमेंट बनाया जाएगा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, वो 4th शेड्यूल के अकॉर्डिंग होने चाहिए, और जो उसके अकॉर्डिंग पूरा किया जाना ज़रूरी है वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी चाहिए। थर्ड है, ट्रस्टी शैल हैव अ राइट टू ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट मैनेजमेंट कंपनी सच इंफॉर्मेशन इज़ कंसिडर्ड बाय द ट्रस्टी, कि ट्रस्टी को अगर लगता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो उसको राइट है कि वो डिमांड कर सकती है कि ये इन्फॉर्मेशन दे कि उसने कहाँ इन्वेस्टमेंट करी, कैसे करी, क्या रिकॉर्ड मेंटेन किया, है ना। तो ट्रस्टी कैन डिमांड फ्रॉम एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फोर्थ है, ट्रस्टी शैल इंश्योर बिफोर द लॉन्च ऑफ एनी स्कीम दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज़, तो ट्रस्टी को ये देखना होगा कि वो क्या कर रही है। फर्स्ट वन, सिस्टम इन प्लेस फॉर इट्स बैक ऑफिस, डीलिंग रूम, अकाउंटिंग, मतलब किस तरह से वो डील कर रहे हैं, उनका अकाउंटिंग किस तरह से है, कितने ऑफिसर्स उन्होंने अपॉइंट किया है, अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है, ऑडिटर अपॉइंट किए या नहीं किए, है ना, उनके अकाउंट्स को ऑडिट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अपॉइंटेड कंप्लाइंस ऑफिसर, कि रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए कंप्लाइंस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया या नहीं, रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया गया, किस पैरामीटर पर किया गया, है ना। इसी तरह से कंप्लाइंस मैनुअल बनाना, उनको डिज़ाइन करना, है ना, वो भी वो चेक करता है। और स्पेसिफाइड नॉर्म्स, जो ब्रोकर्स हैं उनका एम्पैनलमेंट बनाया हुआ है या नहीं, कितने ब्रोकर्स हैं, उनको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको ट्रस्टी चेक कर सकता है ना। तो वो इस तरह से कोई स्कीम बनाता है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये काम कर रही है उनको वो इंक्वायर कर सके, चेक कर सके, तो ये इसकी ड्यूटी है। और देखिए, द ट्रस्टी शैल इंश्योर दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज़ बीन डिलिजेंट, कि वो मेहनती है जो मतलब काम करने में। तो देखिए, ट्रस्टी जो है वो डिलिजेंट है किस में, ब्रोकर्स को देखने में, ब्रोकर्स को मॉनिटर करने में, या जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो ब्रोकर से जो काम ले रही है ना, वो ढंग से ले रही है और ब्रोकर्स इस चीज़ को ध्यान रख रहे हैं और कोई भी अनड्यू एडवांटेज वो नहीं ले रहे हैं, अनड्यू कंसंट्रेशन ऑफ बिजनेस नहीं हो रहा है किसी भी ब्रोकर के पास, मतलब किसी ब्रोकर के पास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ कंपनी की नहीं होनी चाहिए, है ना। और इसी तरह से ट्रस्टी शैल इंश्योर दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज़ नॉट गिवन एनी अनड्यू और अनफेयर एडवांटेज टू एनी एसोसिएट, कि किसी को भी वो अनड्यू एडवांटेज नहीं दे रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल वो ध्यान से कर रहे हैं ताकि जो यूनिट होल्डर्स हैं उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट देखिए, द ट्रस्टी शैल इंश्योर दैट ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू द एसेट मैनेजमेंट कंपनी आर इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन, कि रेगुलेशन को वो फॉलो कर रहे हैं, सेबी की गाइडलाइंस को वो फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, द ट्रस्टी शैल इंश्योर दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज़ बीन मैनेजिंग द म्यूचुअल फंड स्कीम इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर एक्टिविटीज़, मतलब इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रख रहे हैं, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जब वो जा रहे हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, है ना। तो इस तरह से वो ध्यान से सोच समझ कर काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो ट्रस्टी है शैल इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन, कि जो सेबी रेगुलेशन है उनकी गाइडलाइंस को ये फॉलो कर रहे हैं। ईच ट्रस्टी शैल बी अकाउंटेबल, हर ट्रस्टी अकाउंटेबल है किसके लिए, कस्टडियन के काम के लिए, है ना, या जो प्रॉपर्टी रखी गई है उसके लिए, तो उसको ये देखना है कस्टडियन भी सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। और इसी तरीके से जो ट्रस्ट बनाया गया है, जो ट्रस्ट डीड बनाई गई है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं, है ना। तो जो ट्रस्टी है वो स्टेप्स भी ले सकता है, कोई एक्शन भी ले सकता है कि म्यूचुअल फंड की जो ट्रांजैक्शन की जा रही हैं वो ट्रस्ट डीड के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग हो भी रही हैं या नहीं, अगर नहीं हो रही तो वो एक्शन ले सकता है। एंड ट्रस्टी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनी इनकम ड्यू टू पेड टू एनी म्यूचुअल फंड, कि अगर कोई म्यूचुअल फंड की इनकम है उसकी कैलकुलेशन के लिए ट्रस्टी रिस्पॉन्सिबल है, या कोई इनकम रिसीव हुई है ना होल्डर्स के लिए, तो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है, वो देखेगा कि यूनिट होल्डर्स को नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड ट्रस्टी शैल क्वार्टरली रिव्यू ऑल द ट्रांजेक्शन, कि क्वार्टरली वो चेक भी करेगा ट्रांजेक्शन को, जो भी म्यूचुअल फंड और उनके जो होल्डर्स हैं उनके बीच में हुई है, या म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बीच में हुई है, या उनके एसोसिएट्स के बीच में हुई है ना। तो ट्रस्टी का काम है उनके ऊपर कीप एंड वॉच रखना।
और इसी तरह से जो ट्रस्टी है शेल कंटिन्यूसली रिव्यू द नेटवर्थ ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, नेटवर्थ को भी चेक करेगा और जो है वो टाइम टू टाइम उनका पीरियोडिकल रिव्यू भी कराएगा, है ना, कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसको भी वो चेक करेगा। एंड ट्रस्टी ये भी देखेगा कि देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द मैनर ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ इट्स नेटवर्थ बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी की नेटवर्थ और जो यूनिट होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो पीरियोडिकली रिव्यू करेगा, इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट अगर कोई हैं तो उनको भी रिसीव करेगा और उनका भी रिड्रेसल करेगा, उनका निपटारा करने की कोशिश करेगा, है ना। और कोड ऑफ कंडक्ट जो कि बोर्ड ने दिए हैं उसको भी उसका पालन करेगा। और इसके साथ साथ ए ट्रस्टी शेल कॉल फॉर द डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, कि जो भी ट्रांजेक्शन है जो AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिसर्स ने की हैं उसकी डिटेल वो मंगवा सकता है अगर वो चाहे तो, और बोर्ड को इसकी रिपोर्ट भी भेज सकता है ना। अब देखिए जो ट्रस्टी है वो रिपोर्ट भेजता है बोर्ड को हाफ ईयरली, तो किसके बारे में भेजेगा? अ रिपोर्ट ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ म्यूचुअल फंड की जो एक्टिविटीज़ हैं, और एक सर्टिफिकेट जो कि स्टेट करेगा कि ट्रस्टी हैव सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड उन्होंने अपने आप को कर लिया है। और एक सर्टिफिकेट जो कि ये दिखाएगा कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने जो स्कीम्स हैं उनको मैनेज किया है इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी अदर एक्टिविटी, कोई और एक्टिविटी नहीं करी, है ना। तो अपना डेलीगेंस सर्टिफिकेट भी वो भेजेगा कि उसने पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से उसने काम किया है। अब देखो डेलीगेंस सर्टिफिकेट में ये दो तरह के होते हैं, एक तो है जनरल ड्यू डेलीगेंस, एक है स्पेसिफिक ड्यू डेलीगेंस, है ना। तो ट्रस्टी शैल बी डिजर्निंग इन द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ AMC। तो जो ट्रस्टी है वो ये देखेगा कि जो डायरेक्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसी की गई है AMC में, है ना। तो उसको चेक करेगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन को, कोड ऑफ कंडक्ट को पूरा किया गया हो। सेकेंड, ट्रस्टी शैल रिव्यू द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ AMC, मतलब AMC ने काम कर लिया और वो इस साल भी कंटिन्यू करना चाहती है, तो फिर वो उसको रिव्यू करेगा कि क्या उनको देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, है ना। तो अगर वो अच्छा काम कर रही है तो वो उनको आगे भी काम दे सकता है AMC को। ट्रस्टी शैल इंश्योर दैट ट्रस्ट प्रॉपर्टी इज़ प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, कि जो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्टेड है और जो भी पर्सन उसको मैनेज कर रहे हैं वो सही ढंग से कर रहे हैं, है ना, उसको चेक करेगा। एंड ट्रस्टी शैल इंश्योर दैट ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स आर होल्डिंग एप्रोप्रिएट रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन उन्होंने बोर्ड में कराया हुआ है और रेगुलेटरी अथॉरिटी में भी कराया हुआ है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, है ना, उन सब ने, और वो उनके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। एंड ट्रस्टी शैल अरेंज फॉर टेस्ट चेक, जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको चेक भी करेगा एंड इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा टू द बोर्ड अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है या कोई भी डेवलपमेंट होता है तो उसके बारे में। अब देखिए नेक्स्ट आता है स्पेशल ड्यू डेलीगेंस, कि स्पेशल ड्यू डेलीगेंस किसको देगा? ट्रस्टी शैल ऑब्टेन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, कि ऑब्वियसली वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी से ऑडिट रिपोर्ट की डिमांड करेगा, है ना, फ्रॉम इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय ट्रस्टी, कि ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे और इनसे वो ऑडिट रिपोर्ट लेगा। ऑब्टेन कंप्लायंस सर्टिफिकेट रेगुलर इंटरवल से, कि कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी लेगा AMC से और मीटिंग भी होल्ड करेगा, रिकॉर्ड लेगा कि ट्रस्टी का जो डिसीज़न है उसको इम्प्लीमेंट किया गया या नहीं किया गया, मिनट्स बनाएगा, है ना, और ये देखेगा कि प्रेस्क्राइब एंड एडहेयर टू द कोड ऑफ एथिक्स बाय द ट्रस्टी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो इनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, उसको फॉलो कर रही है या नहीं। एंड कम्युनिकेट करेगा AMC को राइटिंग में जो कमियां हैं, है ना, कमियां हैं उसको सुधारने के लिए कि इनको रेक्टिफाई किया जाए। एंड ट्रस्टी शैल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एक्ट डन इन गुड फेथ, अगर गुड फेथ में कुछ किया है और ट्रस्टी डेलीगेंस से काम कर रहा है, प्रॉपर ऑनेस्टी से काम कर रहा है, तो वो लायबल नहीं होगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी लायबल होगी। तो ये था हमारा कुछ इसकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, है ना। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो भी चल रहा है 16 मार्क्स के लिए। इस चैप्टर से मोस्टली यही क्वेश्चन आता है कि या तो म्यूचुअल फंड क्या होता है या म्यूचुअल फंड के क्या टाइप्स हैं, और इसके साथ साथ ये सेबी गाइडलाइंस रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड, कि सेबी की क्या गाइडलाइंस है। तो आपने ये चारों बताने हैं इसमें, स्पॉन्सरिंग कंपनी, ट्रस्टी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और कस्टडियन। तो आज हमने ये 2 कर लिए, 2 रह गए, वो आपको कल करा देंगे।